एक गांव में रामदेव नाम का एक किसान तरबूजों की खेती करता रहता था। नेशनल हाईवे के पास उनका 2 एकड़ का खेत है। एक दिन जब रामदेव अपने खेत में काम कर रहा था तो उनका बेटा सचदेव आकर, पिताजी शहर में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, MS करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, उसके लिए 10 लाख दीजिए। देखो बेटा, अब तक तो मैं अपनी शक्ति से बढ़कर तुमको पढ़ाया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और हमारे पास जो है वो बस ये 2 एकड़ का खेत है। चाहिए तो हमारे तरबूजों को बेचकर उन आए हुए पैसों से तुमको जो करना है करो। बेटा एक बात याद रखना, मैं अनपढ़ किसान हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करके काम करता हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके काम करो, कहकर चला गया। ये तरबूज बेचे तो 1 लाख भी नहीं आएगा, उन पैसों से इस गांव में मैं क्या कर सकता हूँ, सोचने लगा और उनके खेत के पास हाईवे को देखा तो उनको कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। हाईवे पर जाते हुए यात्रिक कैलाश के ढाबे के पास रुककर खाना खा रहे थे। वो देखकर सचदेव को एक विचार आया, मेरे खेत में तरबूज बेचकर आने वाले 1 लाख से तो मैं अमेरिका तो नहीं जा सकता हूँ, वही पैसों से इस हाईवे पर एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट लगाऊं तो बहुत कम समय में मुझे जितना चाहिए उतना पैसे कमा सकता हूँ, तब मैं अमेरिका जा सकता हूँ, कहकर सोचा। उसकी सोच से कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट के बाजू में एक जैंट वाटरमेलन रेस्टोरेंट के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट की निर्माण किया। उस रेस्टोरेंट में वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन आइसक्रीम्स, वाटरमेलन डोसा, वाटरमेलन बिरयानी, वाटरमेलन परोटा, ऐसे वाटरमेलन को मेन इंग्रेडिएंट बनाते हुए नया नया रेसिपीज बनाना शुरू किया। सचदेव का ये वाटरमेलन कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेस हुआ और कैलाश का बिजनेस बहुत गिर गया। कुछ दिनों के बाद सचदेव के खेत में तरबूजे खत्म हो गए थे और रेस्टोरेंट को वाटरमेलन का स्केर्सिटी आया। वो बात जानकर कैलाश, वो सचदेव तो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत हंगामा किया था, अब उनके खेत में तरबूजे खत्म हो गए हैं, इसलिए कस्टमर सारे मेरे ढाबा को ही आ रहे हैं, कहकर बहुत खुश हुआ। सचदेव तरबूजों के लिए दूसरों के खेत में जाकर, देखिए आपका तरबूजों को मैं जो मार्केट में मिलता है वही रेट को देकर इधर ही खरीदूंगा, आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा और फायदा होगा, आप मुझे ही बेचिए। किसान खुश होकर ठीक है बेचेंगे कहकर मान गए। दूसरों को खेत में से लाए हुए तरबूजों से वाटरमेलन रेस्टोरेंट का बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा और कस्टमर्स कैलाश के रेस्टोरेंट को छोड़कर उधर जाने लगे। तब कैलाश के आंख लाल हो गए। उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट से कस्टमर्स को हमेशा के लिए दूर करना होगा, लेकिन कैसे, सोचकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट के पीछे इकट्ठे हुए तरबूजों के पास आया। खेतों में छिड़काव करने वाले कीटनाशक को उन तरबूजों के ऊपर छिड़काव किया। अबे ओए सचदेव, अब इन तरबूजों को खिलाओ रे तुम्हारे कॉन्सेप्ट फूड में, तब कस्टमर्स का फूड पॉइजन हो जाएगा और तुमको जोते से मारेंगे, सोचकर कोई देखे बिना उधर से निकल गया। कैलाश को ढूंढते हुए उनका बेटा चिंटू उधर आकर, मेरे पिताजी को इधर आते हुए देखा था, लेकिन इधर तो नहीं है, कहाँ चले गए होंगे, सोचकर उधर उन तरबूजों को देखकर, अरे वाह वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है, कहकर एक वाटरमेलन को तोड़कर खाया और बेहोश होकर गिर गया। सचदेव और बाकी लोग उधर आकर देखे, चिंटू के मुंह से झाग निकलते हुए देखकर, चिंटू को सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास ले जाना है, कहकर चिल्लाया। वो सुनकर कैलाश उधर आकर चिंटू को और वो टूटा हुआ तरबूज को देखकर, अरे बाप रे, मैंने तरबूज के ऊपर छिड़का जहर को मेरे बेटे ने खाया है क्या? ये लोग तो सांप ने काटा है सोच रहे हैं। अगर मैं अब सच नहीं बोलता हूँ, अगर मैं अब सच नहीं बोलूंगा तो मेरे बेटे को गलत इलाज करेंगे, कहकर मन में सोचा और सबके सामने उनकी गलती का स्वीकार किया। तब सब लोग कैलाश को पकड़कर खूब पीटे। सचदेव चिंटू को हॉस्पिटल लेके गया। दूसरे किसान तब, सचदेव तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारे फसल को तुम ही खरीद कर मार्केट दलालों से हमको बचाया, तुम और तुम्हारे रेस्टोरेंट हमारे आशीर्वाद से 100 साल तक अच्छे रहे, कहकर आशीर्वाद दिए। मेरे बिजनेस की वजह से इतने सारे किसानों को बहुत उपयोग हो रहा है, तो मुझे अमेरिका क्यों जाना है? मैं तो अपने माँ पिता और इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाते हुए उधर ही खुशी से रहने लगा। उदयपुर के गांव में सोमनाथ कहकर एक आदमी रहता था। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और खुद के गांव के भलाई करने के लिए उस गांव में आकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, सोमू किसानों को कम ब्याज में उधार देता था और
किसी को बिना ब्याज के भी उधार देता था। लेकिन ये बात विजय नाम का और एक ब्याज देने वाले व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोमू आने के बाद उनका धंधा एकदम गिर गया था। एक बार सोमू सड़क में गिरे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसे देखा और सोमू से, अरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सोमू? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तुमने, शहर में अच्छे से नौकरी करने के बगैर इधर इस धंधे में आकर बिना ब्याज उधार दे रहे हो। अब देखा तो प्लास्टिक बॉटल्स को उठा रहे हो। छी छी, तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म की बात है। तुम ऐसे बकवास काम छोड़कर शहर चले जाओ। मेरे वजह से आपका ब्याज का धंधा गिर गया लग रहा है। किसानों को खुशी रहते हुए देखकर आपको तो बहुत जलती है ना। इतना सीन नहीं है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। तुम जैसे लोग कितना भी आने दो, लेकिन मेरे व्यापार को कुछ नहीं कर सकते हैं। इन पागल किसानों को तो 2 दिन फायदा मिलेगा, बाद में बड़ा सा एक झटका लग गया तो विज्जू बाबू कहकर मेरे पाँव पकड़ेंगे फिर से। कहकर गुस्से से उधर से चला गया था। बाद में सोमू उसके पास इकट्ठे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को पिघलकर एक प्लास्टिक कार जैसा बनाया था। उस कार को लोगों को दिखा रहा था। फिर सब लोग उसे अजीब से देखने लगे थे। फिर लोगों में से एक, सोमू बाबू ये प्लास्टिक कार कैसे इस्तेमाल होगा? तो बीच में विजय आकर, तेरे साथ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे काम वाम नहीं करने वाले आदमी कुछ बनाता है और तुम जैसे बेवकूफ पूरा काम धंधा छोड़कर इधर आके उसे देखता है। ये प्लास्टिक कार किसी का भी काम का नहीं है। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटने के लिए ये सोमू कुछ चाल चला रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इन पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है? इस गांव में तुम कैसे आदमी हो और सोमू बाबू कैसे आदमी है, ये सबको पता है। इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे बातों के लिए उधार और ब्याज दोनों मिलाकर खिलाएंगे। वो बात सुनकर विजय गुस्से से चला गया था। अब सोमू उस प्लास्टिक कार के बारे में लोगों को अच्छे से विवरण किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे थे। विजय 2 आदमी से मिला था। इस गांव की लोगों को सोमू को देखकर घमंड सर पर चढ़ गया है। परसों को ही किसानों का फसल बेचने के लिए तैयार हो गया है। अगर वो बेचकर फायदा हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप लोग जाकर नहर का तटबंध को तोड़ दो। बस गांव में पानी आकर फसल पूरा डूब जाएगा। फिर उधार लेने के लिए मेरे पाँव को पकड़ना ही होगा, तब देखूंगा एक एक को। फिर विजय उन दोनों गुंडे को पैसे दिया था। फिर वे लोग पैसे लेकर सर हिलाते हुए चले गए थे। फिर वे दोनों जाकर उस नहर के तटबंध को तोड़ दिया था। फिर नहर का पानी में पूरा गांव डूब गया था। विजय उनके छत पे ऊपर चढ़कर उस पानी को देखकर, हाँ, मेरे घर डूब गया है, फिर भी मुझे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस किसानों का फसल डूब चुका होगा कहकर खुश हो रहा था। तब सब किसान उनके फसल को प्लास्टिक कार में ले जा रहे थे। तो विजय उनको देखकर चौंक गया था। फिर विजय को देखकर एक आदमी, विजय सेठ, इतने दिन हम तुम्हें केवल लालची समझे थे, लेकिन तुम इतना कमीना हो ये बात अभी समझ में आया। देखो, हमारे फसल में एक दाने को भी नहीं जाने दिया है। तुम्हारे बारे में सोमू बाबू को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने हम सब किसानों को प्लास्टिक कार बना के दिया। इतना ही नहीं, तुम जिस गुंडे को पैसे दिए थे उनको सोमू बाबू ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अब पुलिस तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब तुम बाकी जिंदगी जेल में पछताओगे। फिर विजय घर के अंदर भाग गया था। फिर सब लोग उनकी प्लास्टिक कार की वजह से उनकी फसल को बचाए थे। रतनगढ़ नाम के गांव में शिवा किरण नाम के 2 भाई हुआ करते थे। उनका एक दादाजी था, उनका नाम लिंगम है। उनका 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वे कोमा में चले गए थे। तब से शिवा किरण दोनों अपने दादाजी की देखभाल करते थे। अब लिंगम बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, तभी किरण वहाँ आया। किरण उन्हें देखकर, ओ दादा, मेरे दादा, हो लिंगम दादा, दादा ओ दादा, मैं आ गया हूँ। देखो मिस्टर लिंगम, बुढ़ा नारियल, मुझे तुम्हारा वो राज वाले खजाना चाहिए, इसलिए तुम यूँ खड़े होकर ऐसे मेरे हाथ में रखकर तुरंत मर जाओ, ठीक है ना? तब वहाँ शिवा आया। वहाँ किरण को देखकर, क्यों रे, सुबह सुबह शुरू किया तुम्हारी कहानी? कोमा में रहने वाले को इतना तंग कर रहे हो? उनके पास वो तुम जो सीक्रेट खजाना है भी या नहीं पता नहीं। कोई कुछ कहेगा तो तुम अपने कानों में क्यों ले रहे हो? ये रोकोगे क्या अपने ये बचपन वाले गेम्स? कोमा में गए बुढ़े को जितना भी पटा लो वो काम नहीं करता।
कहकर वहां से चला गया। फिर शिवा भी वहां से चला गया। फिर रात हो गई। अब लिंगम कोमा से बाहर आया। अब वहां आया शिवा वो देखकर दादा के पास जाकर, दादा दादा, मैं शिवा हूँ, आपका पोता। ये क्या, इतने बड़े हो गए हो? इतने में वहां किरण आया। अब किरण लिंगम से, हाँ, ये बुढ़ा लिंगम 10 साल तो कोमा में था, तो क्या हम सब अपनी उम्र को रोककर तुम्हारा बिस्तर पकड़कर यूं ही पड़े रहेंगे सोचा? 10 साल कोमा में था? तुम शिवा हो तो ये जरूर किरण होगा, देख कर ही पता चल रहा है। बचपन से ही इसकी जबान ऐसे ही चलते रहता है। वो बुढ़ा होकर कॉमेडी तो बहुत अच्छा करता है। इसका मतलब तबीयत भी ठीक हो गया। वो सब ठीक है, मजाकिया बुढ़ा, लेकिन सुना है तुम्हारे पास कुछ खजाना है, वो मुझे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। रे दादा, अभी तो जागे हैं, पहले हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, फिर जो चाहिए मांग लो। इस बुढ़े को अस्पताल वगैरह सब वेस्ट है, बस थोड़ी देर में मरने जैसा है। इसके बीच ही उस पूरे खजाने को हड़पना होगा। तुम इस बीच आए तो तुम भी मार खाओगे रे। अब लिंगम शिवा से, जैसे सोचा कि ये किरण बड़ा होकर 1 नंबर नालायक बनेगा, ठीक वैसा ही हुआ। कहते हुए दादा खांसने लगा। अब वो देखकर शिवा एम्बुलेंस को फोन मिलाया। उनके घर के आगे एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसे देखकर किरण, ओहो, एम्बुलेंस को भी बुला लिए? वाह, इस बुड्ढे को इसमें भेजने के लिए। कहकर वहां पास में एक पत्थर को उठाकर उससे उस एम्बुलेंस ड्राइवर के सर पर जोर से दे मारा। वो पत्थर से एम्बुलेंस ड्राइवर को जोर से लग भी गई। उससे डरकर ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर वहां से भाग निकला। अब किरण लिंगम से, रे बुड्ढे, तुम्हें जहाँ भी जाना हो जाओ, लेकिन पहले मुझे वो खजाने के बारे में बताओगे तभी जा पाओगे। रे, मुझे डर लग रहा है और थोड़ा कमजोरी भी हो रही है। अब वो एम्बुलेंस को भी भेज दिया, क्या करे दादा? रे, इससे मेरे लिए एक एम्बुलेंस तैयार करो। शिवा आसपास देखा। उसे फिर आगे एक मैच बॉक्स दिखाई दिया। अब मैच बॉक्स से शिवा जल्दी जल्दी एक एम्बुलेंस बनाया। वो देखकर किरण, क्यों रे बुड्ढे, इस मैच बॉक्स के ऊपर जाओगे क्या? तब दादा अपनी जेब से एक छड़ी निकालकर उस मैच बॉक्स पर घुमाया। बस वो बड़ा सा एम्बुलेंस में बदल गया। तब वो देखकर शिवा किरण दोनों हैरान रह गए। अब शिवा दादा को मैच बॉक्स एम्बुलेंस में बिठाकर ले जा रहा था। तब किरण एक दूसरे कार में राउडीज को बिठाकर उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगा। तब दादा के हाथ में वो छड़ी देखकर किरण राउडी से, यही है जिसका मैंने इंतजार किया, वो यही है। रे राउडी, अब हमारा दादा से काम खत्म हो गया, अब तो बुढ़े और उसके पोते को पीट दो। अब राउडी अपने कार को ले जाकर मैच बॉक्स एम्बुलेंस के आगे रोका। मैच बॉक्स एम्बुलेंस रुक गया। अब किरण राउडी सब शिवा के आगे आए। शिवा उन्हें पीट रहा था, लेकिन वो उल्टा शिवा को बहुत मारकर दादा के पास गए। दादा तब तुरंत अपने हाथ में रखे छड़ी से किरण और उन राउडी को एकदम छोटे कद में बदल दिया। वो देखकर किरण, रे दादा, ये तो धोखा है, मुझे वो छड़ी दो, बड़ा करो। रे नालायक, छोटे से मैच बॉक्स को इतना बड़ा किया तो तुम कौन सी राय का पहाड़ हो जो मैं छोटा नहीं कर सकता? वैसे खजाना चाहिए तो उसके लिए योग्य होना जरूरी है, वो शिवा के पास ही है। कहकर अपने हाथ में रखे छड़ी को शिवा को ही दे दिया। किरण राउडी अब भी छोटे कद के लोग बने हुए थे और उसकी तरफ देखकर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चिल्ला रहे थे। अब दादा शिवा मैच बॉक्स एम्बुलेंस में चढ़कर चले गए।